Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a new chapter that is conservation of plants and animals. ओके सो इस चैप्टर में हमें देखना है कि हम क्यों प्लांट्स एंड एनिमल्स की कंजर्वेशन करते हैं और ये क्यों नेसेसरी है और ये कहाँ होता है. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमें कंजर्वेशन की क्यों नीड है. वाई वी नीड टू कंजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स. बिकॉज आपको पता है प्लांट्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं. अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो आपको फूड कहाँ से मिलेगा. आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो आपको क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. और अगर जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सब कुछ आप ट्रीज़ को कट कर दोगे तो क्या आपको ऑक्सीजन मिलेगी. और नहीं मिलेगी तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे, है ना. आपके सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है, वाटर इम्पॉर्टेंट है एंड फूड भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये तीनों चीज़ें आपको नहीं मिलेगी अगर आप ये कंजर्वेशन नहीं कर पाओगे. वाटर कैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो ट्रीज़ होते हैं वही क्या करते हैं, रेनफॉल को ब्रिंग करते हैं, मतलब वही रेन लेकर आते हैं. जब ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो रेन कहाँ से होएगी, है ना. तो इसीलिए हमें प्लांट्स को और एनिमल्स को भी क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. एनिमल्स को क्यों करना चाहिए, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट मिलता है. जैसे कि काऊ है, काऊ से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है. और मिल्क से कितने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना. तो इसलिए हमें एनिमल्स को भी क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. देखिए फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय, अब ये किससे हो रहा है. अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वहाँ से सभी ट्रीज़ कट कर देंगे तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन सब का हैबिटेट उनसे छिन जाएगा, उन सब का हैबिटेट लॉस हो जाएगा. ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स एंड नेचर अफेक्टेड. इसके साथ साथ ही ह्यूमन बींग्स भी अफेक्ट होंगे. कैसे अफेक्ट होंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनको फूड नहीं मिलेगा. जब आपने सारे फॉरेस्ट ही डिस्ट्रॉय कर दिए तो फॉरेस्ट रेनफॉल नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फूड नहीं मिलेगा. तो ह्यूमन बींग तो अफेक्टेड हो ही रहे हैं, साथ में नेचर भी अफेक्ट हो रहा है. नेचर अफेक्ट कैसे हो रहा है, हो सकता है फ्लड आ जाए, हो सकता है ड्रॉट हो जाए, है ना. तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो रहा है, इतनी सारी ये हैबिटेट लॉस हो रहा है, ह्यूमन बींग्स अफेक्ट हो रहे हैं, नेचर से अफेक्ट हो रहे हैं. वो किससे, सिर्फ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करने से. इसलिए हमें फॉरेस्ट को भी क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर जब हम क्या करते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं, एक लैंड है, उस लैंड में से सारे ट्रीज़ को कट कर, सपोज करिए आपके पास एक लैंड है, बहुत बड़ी लैंड है, उस पर बहुत सारे ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं. आपने क्या किया, उन सब ट्रीज़ को कट करवा दिया. अब सब ट्रीज़ कट हो गई तो इसके बाद ये लैंड किस में कन्वर्ट हो गई, प्लेन लैंड बन गई. मतलब सब ट्रीज़ कट हो गई तो कैसी लैंड बन गई, प्लेन लैंड बन गई. यानी कि इस पर कोई भी अब ट्रीज़ नहीं है, कोई भी प्लांट्स नहीं है, इतना सा भी प्लांट नहीं है. तो इसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. ठीक है, मतलब कि फॉरेस्ट में से ट्रीज़ को कट करना इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन. द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस. ठीक है, फॉरेस्ट को क्लियर करना और उस लैंड को किसी अनदर पर्पस के लिए यूज़ करना. सपोज टू बी, वो क्या हो सकता है, अगर मुझे कोई वहाँ पर फैक्ट्री बनानी है तो मैं सब फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ क्या बना दूँगी, फैक्ट्री बना दूँगी. अगर मुझे बिल्डिंग्स बनानी है तो मैं वहाँ बिल्डिंग भी बना सकती हूँ. या मुझे कुछ और काम करना है वहाँ, मतलब कि ये सब कट करके मुझे एक एग्रीकल्चर लैंड बनानी है, मतलब कि वहाँ पर ऐसे प्लांट ग्रो करवाने हैं जिससे कि फूड मिल सके, ऐसे वाले प्लांट ग्रो कराने. तो ये भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन है. सो ये डिफॉरेस्टेशन करने से हो क्या रहा है, इस डिफॉरेस्टेशन करने के बाद हम एक एग्रीकल्चर लैंड तो बना ही रहे हैं ना, उसमें प्लांट तो ग्रो करा ही रहे हैं. तो क्यों इसका हम कर रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि अगर वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन कर देंगे और उस एरिया में अगर कोई एनिमल्स रह रहे हैं तो उनका हैबिटेट उनसे लॉस हो जाएगा, उनका हैबिटेट उनसे छिन जाएगा. ठीक है, इसीलिए हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए. देखिए क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, समझ में आया. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, फॉरेस्ट को क्लियर करना और उस लैंड को अनदर पर्पस के लिए यूज़ करना. लेकिन डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन करने से वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट उनसे छिन जाएगा. ठीक है, सो क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर द अदर पर्पस. अब वो पर्पस क्या हो सकते हैं, सो रीज़न देखिए कि ऐसे क्या रीज़न है कि हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर द कट फॉर procuring the land for cultivation.
उस लैंड को कल्टीवेशन के लिए तैयार करना, जैसे मैंने अभी बताया कि एग्रीकल्चर लैंड बना दी वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, हो सकता है वहाँ पर हाउसेस बनने हो सकता है वहाँ फैक्ट्रीज बननी हो। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, अब इस ट्रीज़ को कट कर दिया, अब इन ट्रीज़ को कट करने के बाद इनकी जो वुड्स है इनसे क्या करना हो, फर्नीचर तैयार करना हो, और हो सकता है इसको एज अ फ्यूल यूज़ करना हो। एज अ फ्यूल यानी कि लोग क्या करते हैं, जो वुड होती है उसको बर्न करते हैं, उनसे कई सारे चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो उनके लिए वुड क्या है, एक फ्यूल है। तो और किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, वुड के लिए, ठीक है। और वो वुड को किस तरह से यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या क्या कॉजेज होंगे उनके। इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल, अगर हम ट्रीज़ को कट कर देंगे तो पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है अगर हम ट्रीज़ कट कर देंगे, आपको पता है जो ट्रीज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा, और जब कोई कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा इन्वायरमेंट में, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, when the concentration of the carbon dioxide increases, then the temperature of the atmosphere increases and this is known as global warming, ठीक है। तो यानी कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई इन्वायरमेंट में, तो इसका मतलब ये एक तरह का क्या है, पॉल्यूटेंट है, तो यानी कि पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ग्राउंड वाटर लेवल गेट्स लोवर्ड, अब इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। आपको पता है कि जो ट्रीज़ है वो क्या करते हैं, रेन लेकर आते हैं। जब ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो रेन नहीं आएगी, और जब रेन नहीं आएगी तो जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, हमें वाटर नहीं मिलेगा, और हो सकता है ड्रॉट की कंडीशन आ जाए, है ना। और ये क्या कर देगा, इन्वायरमेंट को बैलेंस, जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर देगा, मतलब उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज, अभी बताया ट्रीज़ नहीं होंगे तो रेनफॉल डिक्रीज होगी और सोइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब सोइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, ट्रीज़ कट कर दिए, वहाँ से ट्रीज़ कट कर दिए और रेनफॉल नहीं हो रही, तो वो सोइल कैसी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, सोइल इरोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोइल इरोजन। जब सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, सोइल इरोजन हो जाता है, और वहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है। और जो सोइल होती है, आपने देखा होगा कई बार ऐसी लैंड को कि वहाँ पर जो भी सोइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई सी हो जाती है, और ड्राई होने के बाद उनमें इस तरह से क्रैक आ जाते हैं। तो ये जो ये वाली जो कंडीशन होती है सोइल की, ये कैसी होती है, इसका मतलब है सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई और उसका सोइल का इरोजन हो गया। तो देखो कितने सारे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को इंक्रीज़ कर दिया, ग्राउंड वाटर लेवल को डिक्रीज़ कर दिया, क्योंकि रेनफॉल नहीं हुई तो वाटर तो डिक्रीज़ हो गई। डिस्टर्ब द बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया। रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल डिक्रीज, रेनफॉल भी डिक्रीज़ होगी और फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ होगी। हो सकता है फ्लड आ जाए, हो सकता है ड्रॉट हो जाए। अब फ्लड कैसे आएगा ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेसेस रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ एंड दस इंक्रीज इन द टेम्परेचर कोज ड्रॉट बिकॉज वाटर साइकिल गेट्स डिस्टर्ब्स। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट रेस को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, और जब वो हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेगी, जो कि किससे आई है, अर्थ से आई है,
रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ, जो कि अर्थ ने रिफ्लेक्ट किया है, एंड दस इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये कंडीशन बता रहे हैं कि ड्रॉट कब आएगा। देखिए जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, रेनफॉल लेकर आते हैं, रेनफॉल नहीं होगा तो ड्रॉट की कंडीशन आएगी, सिंपल सी बात है। इसके अलावा क्या रीज़न है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया इसका मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, हॉटनेस बढ़ जाएगी। वहाँ पर हॉटनेस बढ़ गई तो वहाँ कैसी कंडीशन आ जाएगी, ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ से कई सालों से रेन नहीं हो रही, क्योंकि हमने तो ट्रीज कट ही कर दिए, तो वहाँ से रेन कैसे होगी, रेन नहीं होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर भी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई, टेम्परेचर भी बढ़ गया, जिससे ड्रॉट हो गई। तो दो रीज़न है ड्रॉट आने के, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ना जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड इसकी जो है वो क्या है कि रेनफॉल डिक्रीजेस। ये दो रीज़न है किसके, ड्रॉट के, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज एंड रेनफॉल डिक्रीज। तो ये किसके हैं, ड्रॉट के। नेक्स्ट देखिए सॉइल इरोजन्स। यहाँ मैंने बताया था कि इस तरह से जब जो लैंड होती है, जब पूरे फॉरेस्ट कट हो जाएंगे तो वो लैंड है ना तो उसको वाटर मिलेगा, क्योंकि कैसी कंडीशन आ गई, ड्रॉट की कंडीशन आ गई। और जब ड्रॉट की कंडीशन आएगी तो वहाँ उस लैंड में, उस सॉइल में वाटर नहीं मिलेगा, और जब उस सॉइल को वाटर नहीं मिलेगा तो कैसी हो जाएगी, वो वाटर नहीं मिल रहा। देखो सॉइल, ये आपकी लैंड है, आपने बहुत सारे ट्रीज को कट कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है। अब ना तो यहाँ रेनफॉल हो रही, रेनफॉल हो रही, और ना ही इसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहे, न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल रहे इनको। और क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो भी बढ़ रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यानी कि ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी। ये दोनों मिलकर किसकी कंडीशन लाएंगे, ड्रॉट की कंडीशन लाएंगे। तो यहाँ जब ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है तो ये जो लैंड है वो कैसी हो जाती है, बहुत सूखी सी हो जाती है, ड्राई सी हो जाती है, और उसमें क्रैक आ जाती है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। अब देखिए फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। मतलब क्या है, इस पॉइंट को, ये इसके साथ का पॉइंट है, मतलब कि डेजर्टिफिकेशन क्या होता है इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए, द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉक बाय द लेयर, दिस सोइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल। मतलब क्या है, मैं एक बार इसको इरेज कर रही हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये आपकी लैंड है, ठीक है। अब इसके ऊपर सॉइल है, सारा आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो इसका क्या हो गया, सॉइल इरोजन्स हो गया। अब क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है या बाय एयर, ठीक है, कुछ भी अगर कोई क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो उस क्लाइमेट चेंज से जो सॉइल की टॉप लेयर होती है, जहाँ पर पहले क्या थे, ट्रीज़ उगे हुए थे, अभी सॉइल इरोजन नहीं हुआ है ये सपोज करो, ठीक है। तो पहले ट्रीज़ उगे हुए थे तो यानी कि सॉइल कैसी थी, सॉइल फर्टाइल थी। लेकिन जब जैसे ये रिमूव किए तो थोड़े दिन के लिए तो सॉइल फर्टाइल रहेगी, लेकिन उसके बाद उसका सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है। जब थोड़े दिन के लिए जो सॉइल थी वो फर्टाइल रही तो बाय क्लाइमेट चेंज क्या होगा, ये जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर में तो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की उसी में तो फर्टिलिटी होती है। तो ये जो टॉप लेयर है सॉइल की ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ये रिमूव हो जाएगी। जब टॉप लेयर ही रिमूव हो गई यानी कि उसके अंदर से फर्टिलिटी रिमूव हो गई, और जब फर्टिलिटी रिमूव हो गई तो क्या होगा, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये जो लैंड है इसके ऊपर वाली जो फर्टिलिटी वाली सॉइल है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, फर्टिलिटी वाली जो लेयर है वो रिमूव हो जाएगी, और जब ये लेयर रिमूव हो जाएगी तो ये कैसी बन जाएगी, अब लेस फर्टाइल बन जाएगी, मतलब अब रही ही नहीं, फर्टाइल रही ही नहीं ये। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका सॉइल इरोजन हो गया,
यानी कि ऊपर से लेयर हट गई, लेयर हट गई यानी कि अब वो कैसी रह गई, बेकार सोइल हो गई, मतलब बिल्कुल ही घटिया वाली सोइल हो गई। ठीक है, तो यानी कि सोइल इरोजन हो गया। और धीरे धीरे करके जब सोइल इरोजन हो जाएगा तो धीरे धीरे करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। डेजर्ट का मतलब भी यही होता है, जो सोइल होती है, जो लैंड होती है, उसमें इस तरह से क्रैक्स आ जाती है, तो इस क्रैक्स को सोइल इरोजन भी बोलते हैं और डेजर्ट भी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट देखिए, द इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूसेस। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जब डेजर्टिफिकेशन होगा तो ये क्या करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करेगा। अब आप सपोज करो कोई ऐसी लैंड है जिसके अंदर क्रैक्स आई हुई है, वहाँ आप वाटर डालो, क्या वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा, वो उस क्रैक्स में चला जाएगा। सोइल एब्जॉर्ब नहीं करेगी क्योंकि वो सोइल ख़राब हो चुकी है अब, तो वो सोइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो ये क्या बोल रहे हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सोइल की डिक्रीज़ हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, मतलब वो एब्जॉर्ब करते ही नहीं है। आपको ऐसे लगेगा कि नीचे कोई लैंड है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वहाँ पे सोइल है। ठीक है, तो इस तरह से वो सोइल हो जाती है और वो वाटर को होल्ड ही नहीं करती है। तो वाटर को होल्ड नहीं करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन कोजेस विच लेड्स टू चेंज इन सोइल प्रॉपर्टीज़। सोइल की प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। यहाँ हमने देखा पहले कैसे थी, फर्टाइल थी, लेकिन अब कैसे होगी, लेस फर्टाइल होगी। अब लेस फर्टाइल होगी, अब इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं रहे, तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट नहीं है इसके पास, और टेक्सचर इसका ख़राब हो गया बिल्कुल। पहले ये वाटर को होल्ड कर सकती थी, अब ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकती, तो इसका मतलब इसका टेक्सचर भी ख़राब हो गया। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस। नेक्स्ट है, ये हो गया। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द वाटर। अब मैंने यहाँ बोला था कि फ्लड आ जाता है, अब ये फ्लड कैसे आता है, तो इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करना। मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम सोइल सरफेस। अब देखो यहाँ ये सोइल कैसी होगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई, यानी कि इसका सोइल इरोजन हो गया। सोइल इरोजन होने के बाद इसमें क्रैक्स आ गई। अब ये वाटर होल्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। जब ये वाटर होल्ड नहीं करेगी तो यहाँ का सारा पानी कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। और जहाँ ये वाटर जा रहा है वहाँ क्या आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा। और जब ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो सारा का सारा पानी कहाँ आएगा, ग्राउंड में आएगा, और वहाँ फ्लड आ जाएगी। ये लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम सोइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, सो फ्लड अकर्स, तो फ्लड आ जाती है। ठीक है, सो दीज आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आपको पता चला डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन होता है कि फॉरेस्ट को क्लियर करना और उस लैंड को किसी अनदर पर्पस के लिए यूज़ करना। वो पर्पस क्या हो सकते हैं, प्रोक्यूरिंग द लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, एंड मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। Next, consequences of deforestation: increase the temperature and pollution, increase the level of the carbon dioxide, global warming increases and groundwater level gets lowered, disturb the balance, rainfall decreases, flood and drought. Next, ये वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन, सॉइल इरोजन्स, डेजर्टिफिकेशंस, इनफिल्ट्रेशन रेट रिड्यूसेस and soil property reduces, or the removal of the top layer of the soil and decrease the water holding capacity of the soil. So these are the causes of deforestation. So our next topic is conservation of forest and wildlife. ठीक है, कि फॉरेस्ट को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, क्या उन डिफॉरेस्टेशन का एनिमल्स पर भी इफेक्ट आ रहा है। यस, बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि उनके हैबिटेट उनसे छिन रहे हैं। वो कहाँ रहते हैं, जो डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, वो फॉरेस्ट में ही तो रहते हैं। और जब फॉरेस्ट से हम ट्रीज़ कट कर देंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, वो सिटी में माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, जिससे हमें नुकसान होगा फिर। इसीलिए जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करना चाहिए और वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी सेंचुरीज़ बना दी जिससे जो प्लांट है, फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है वो वहाँ कंजर्व रह सकते हैं। और वो सेंचुरी क्या है, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व।
ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना। अब ये फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं ये हम समझेंगे, बाद में समझेंगे, लेकिन इस फ्लोरा एंड फोना का मतलब है प्लांट्स एंड एनिमल, कि हमारे प्लांट्स एंड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है, ये सेंचुरीज बनाई गई है, कुछ एरियाज बनाए गए हैं। हमारे फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एरियाज बनाए गए हैं, जहाँ वो उस एरिया में क्या रह सकते हैं, कंजर्व रह सकते हैं, प्रोटेक्ट रह सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, उस एरिया को क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन एनमार्क्ड। ठीक है, तो ये जो तीनों है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू दैम एंड देयर हैबिटेट। मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ एनिमल्स प्रोटेक्ट रह सकते हैं और उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, मतलब वहाँ कोई भी प्रीडेटर्स नहीं जा सकते। ठीक है, कि कोई भी हंट करने नहीं जा सकते किसी भी एनिमल्स का, या डिफॉरेस्टेशन के लिए वो नहीं जा सकते। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जिसकी वजह से उनको एंटर नहीं करने देते। नेक्स्ट है नेशनल पार्क, एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क वो जगह है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को क्या रखा जाता है, रिजर्व रखा जाता है, और वो फ्रीली नेचुरल रिसोर्सेज को और अपने हैबिटेट को यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लाइक सनलाइट, एयर, वाटर, दीज आर दी नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो फ्रीली इन नेचुरल रिसोर्सेज को और हैबिटेट को यूज़ कर सकते हैं, उनको हंट करने के लिए कोई भी नहीं आ सकता है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व्स, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड। सबसे बड़ा एरिया जो होता है ना, वो कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व का। जो सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स। फॉर कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ देयर टेरिबल्स लिविंग इन द एरिया। ठीक है, तो ये जो बायोस्फीयर एरियाज है, इसमें वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट रहते हैं, प्लांट्स भी प्रोटेक्ट रहते हैं और एनिमल्स भी प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो इनका मेन जो मोटिव है वो क्या है, इन सबको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने का इनका मोटिव ये है कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको हम क्या रखें, कंजर्व रखें। कुछ स्पीसीज़ ऐसी है जो गायब हो रही है, जो मतलब जा ही रही है, मतलब धीरे धीरे लॉस हो रही है, मतलब हमें अब देखने को भी नहीं मिलते। जैसे डायनासोर है, तो क्या आपको डायनासोर देखने को मिलता है, नहीं मिलता, आपने सिर्फ टीवीज़ में ही देखा होगा। तो उसकी जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म हो गई। वो स्पीसीज़ क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि लोग उसका हंट वगैरह करने लगे थे, मतलब धीरे धीरे करके जो क्लाइमेट कंडीशन ऐसी हुई जिससे वो गायब हो गए। तो इन स्पीसीज़ को कि हम इन फ्यूचर हम देख सकें, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल बनाए हैं कि जिससे हम इनको कंजर्व रख सकते हैं। और वो रूल क्या हैं, वो रूल है कि ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया बनाओ जहाँ हम ये कंजर्व रह सके। तो वो प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेक्स्ट देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है। हमने यहाँ देख लिया बायो रिजर्व क्या होता है, लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड फॉर कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल। लेकिन मतलब क्या है इस बायोस्फीयर रिजर्व का। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, देखो यहाँ हमने बोला कि प्लांट्स, एनिमल और वाइल्ड लाइफ, इन तीनों को ये प्रोटेक्ट करता है कौन, बायोस्फीयर रिजर्व, इसलिए ये लार्ज एरिया। अब ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग है, यानी कि ये बायोडाइवर्सिटी हो गई, मतलब कि डिफरेंट डाइवर्सिटी के डिफरेंट स्पीसीज। तो बायोडाइवर्सिटी इज अ वेरिएशन ऑफ द प्लांट्स। हो सकता है प्लांट्स में वेरिएशन हो सकता है डिफरेंट एनिमल्स हो सकता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जनरली फाउंड इन एन एरिया, और ये जो है ये किस में पाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। और मेनली जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ है, ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में। कहाँ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में। अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, ये कौन सा होता है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और यहाँ पे इक्वेटर होती है। और आपको पता है सनलाइट डायरेक्ट कहाँ जाती है, इक्वेटर पर जाती है, और सबसे कम किस पे जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, क्योंकि यहाँ जो सन रेज है वो इंक्लाइन जाती है, बल्कि इक्वेटर पे बिल्कुल डायरेक्ट जाती है।
तो जब इक्वेटर पे सनलाइट सबसे ज़्यादा जाती है तो बताओ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और वो उनको सनलाइट कहाँ मिलती है, इक्वेटर पे मिलती है। इसीलिए ये इक्वेटर पे ये जो एरिया आता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। इस एरिया में सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अगर विंटर्स आ जाएगी ना तो वहाँ का टेम्परेचर तब भी ज़्यादा रहेगा, और अगर समर्स आ जाएगी तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन इक्वेटर पे जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी फाउंड की जाती है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ फाउंड की जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में क्या आते हैं, अंडमान निकोबार और वेट गार्ड्स, वेटलैंड गार्ड्स, ऐसे सब ये जो जगह है ये किस में आते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में। अब देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या मेंटेन करता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करता है, मेंटेन करता है, एंड कल्चर, उस एरिया के कल्चर को भी ये मेंटेन रखता है। और बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। अब जैसे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, पूरा बहुत बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, हमने बोला कि लार्ज एरिया है। ठीक है, अब इस बायोस्फीयर एरिया में भी बहुत सारे क्या हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज है। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है, वाइल्ड लाइफ भी है और नेशनल पार्क भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया भी आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया होता है, तो इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाती है और इसी के अंदर नेशनल पार्क भी आ जाता है। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि इसका एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या कर रहा है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, नेम, उनका नेम क्या है, बीरी एंड पंचमढ़ी। इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसके अंदर है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, उसका नाम है बीडी एंड पंचमढ़ी। ठीक है, समझ में आया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये क्या करता है, कंजर्व करता है किसको, बायोडाइवर्सिटी को। और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स जो प्रोटेक्ट रहते हैं वो इस एरिया में ही रहते हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होता है वो किसको मेंटेन करता है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क आ गए। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क क्या, वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क में क्या आते हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मतलब कि मेनली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो आते हैं। और नेशनल पार्क में भी वाइल्ड लाइफ आती है, दे आर कैन फ्रीली यूज टू हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, so these are the protected areas, that is wildlife sanctuary, national park, biosphere reserves। तो हमने इनको प्रोटेक्ट क्यों रखा, क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कोई भी अपनी मर्जी से आकर डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सके, कोई भी अपनी मर्जी से आकर हंटिंग नहीं कर सके, इसलिए ये बनाए गए। ठीक है, अभी भी हम हमारे यहाँ पर है, राजस्थान में भी है। ठीक है, क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सुना होगा आपने। ठीक है, सो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि जू आपने सबने देखा है ना, तो जू में अगर जो एनिमल्स हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं तो हमें ये सेंचुरीज बनाने की नीड क्यों पड़ी, ये प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि वो जू में भी तो रह सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको अगर किसी केज में बंद कर दे तो आप वहाँ सेफ रहोगे, आपको वहाँ अच्छा लगेगा, या आप एक घर में हो अपने, मतलब सपोज करो कि आपको एक रूम दे दे, ठीक है, अब आपको बोले कि इस रूम से बाहर नहीं निकलना है, तो इस रूम में आपको अच्छा फील होगा, या आपको पूरा एक घर दे दे अपना और बोले कि आप इस घर में रह सकते हो, आपको किस में अच्छा फील होगा, पूरे घर में अच्छा फील होगा, क्योंकि आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, फ्रिज से लेके भी कुछ खा सकते हो, और रूम में तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, सिर्फ वो आपको देंगे, मतलब जितना उनको देना चाहिए लिमिटेड आपको खाना देंगे। ठीक है, तो यही जो एनिमल्स है उनके साथ भी होता है, जो वो जू में रहते हैं, केज में रहते हैं, तो उनको क्या होता है, फ्रीली वो मूव नहीं कर सकते, जो उनका हैबिटेट है वो उनको प्रोवाइड नहीं हो पाता जू में। ठीक है, लेकिन जब हम उनको प्रोटेक्टेड एरिया देंगे, जो स्पेशल ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया है जो स्पेशल उनके जैसा वो चाहते हैं सेम वैसा, मतलब उनके होम के जैसा बिल्कुल, तो वो वहाँ उनको अच्छा लगेगा या उस केज में अच्छा लगेगा, तो आप बोलोगे इस वाले में अच्छा लगेगा, इसलिए ये बनाए गए हैं। ठीक है, इसलिए जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं या कुछ भी हैं उनको जू में नहीं रखते, उनको किस में रखते हैं, इन प्रोटेक्टेड एरियाज में रखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लोरा एंड फौना।
ये फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं? अगर देखो, प्लांट्स को क्या बोलते हैं? फ्लोरा, और एनिमल्स को क्या बोलते हैं? फोना, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं टाइगर की, और उस पर्टिकुलर एरिया में सभी टाइगर्स ही प्रेजेंट है, तो वो टाइगर्स क्या कर रहे हैं? उस एरिया का फोना कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। टाइगर क्या है? एक एनिमल है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में सभी टाइगर्स ही फाउंड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो टाइगर है, ये जो एनिमल है दैट इज टाइगर, ये क्या क्रिएट कर रहा है? वहाँ का फोना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है? फोना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करें, कोई एक पर्टिकुलर प्लांट है, वो कोई पर्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि वो वहाँ का क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? फ्लोरा कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्लोरा एंड फोना. So in this lecture we have studied about the deforestation and causes. What is the meaning of the deforestation? The cutting of the forest is known as deforestation. मतलब trees कट करना forest में से is known as deforestation. अब किसके कारण कट हो रहे थे? या तो बिल्डिंग बनाने के लिए, या फैक्ट्रीज बनाने के लिए, या फॉर कल्टिवेशन के लिए. नेक्स्ट इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे थे? ड्रॉट, फ्लड एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड इनफिल्ट्रेशन रिड्यूसेस, रेनफॉल रिड्यूसेस. तो ये सब इसके क्या थे? कॉन्सिक्वेंसेस थे. नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. ये भी हमने देखा था. इसमें क्या देखा था? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के लिए क्या बनाए गए थे? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये 3 हमने डिस्कस किए थे. ठीक है. बायोस्फीयर रिजर्व सबसे लार्ज एरिया होता है जिसके अंदर अनदर प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, डेट इज नेशनल पार्क भी आता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती है. इसका एग्जाम्पल क्या था? पचमढ़ी. ठीक है. तो उसके बाद हमने देखा कि फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.